अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में जो कि लास्ट वीक में हुआ था उसमें हमने पीएचपी को जो है ना वो स्टार्ट किया था। ठीक है, पीएचपी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कौन सी लैंग्वेज है, किस साइड पे काम करती है। सर्वर साइड पे ये जो है ना पीएचपी वर्क करती है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस को कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में और फर्दर हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें मेनली इसका सिंटैक्स कैसा होता है। ठीक है, ये ओपन सोर्स है, किन किन कामों के लिए ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक फ्रीवेयर है। और इसका फिर हमने सिंटैक्स देखा था कि किस तरह से हम पीएचपी के सिंटैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे एचटीएमएल पेजेस के अंदर। ठीक है, हम अपने कोड पार्ट में जाते हैं और लास्ट वीक की जो एक्टिविटी हमारी रही थी उसमें हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को देखा था। ठीक है, और किस तरह से हम इको कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट कर सकते हैं ऑन द वेब पेज, उसको देखा था। और कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। पीएचपी की इंस्टॉलेशंस को देखा था कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पीएचपी को, जिसमें हमने वैम सर्वर को डाउनलोड करना और इंस्टॉलेशंस उसकी, और वैम सर्वर को चलाने के बाद वैम सर्वर बेसिकली आपका एक लोकल सर्वर क्रिएट हो जाता है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पीएचपी हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होती है और डिस्प्ले करती है रिजल्ट्स को ऑन अ ब्राउज़र। तो इसके लिए हमें वैम सर्वर की ज़रूरत है, जो कि एक लोकल सर्वर है। ठीक है, आपके लोकल पीसी के ऊपर एक सर्वर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और वही फीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं इन अ लिमिटेड वे, जो कि आपको एक क्लाउड सर्वर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो हमने वैम सर्वर को देखा था कि कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने स्ट्रिंग्स के डिफरेंट फंक्शंस को देखा था। ठीक है, किस तरह से हम उनको यूटिलाइज करते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना हो, स्ट्रिंग के नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना हो, या फिर स्ट्रिंग की डिफरेंट जो है और उसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो, रिवर्स करना हो या रिप्लेस करना हो, या उसकी लेंथ को काउंट करना हो। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे थे ऑन अ स्ट्रिंग वेरिएबल। और इसी तरह से हमने इको भी करवाया था, जिसमें हमने ये बताया था कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। इको को यूज़ किया था हमने यूजिंग एचटीएमएल टैग्स भी, कि हम इको के अंदर हम किस तरह से एचटीएमएल टैग्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और सिंपल टेक्स्ट भी हम रख सकते हैं। तो और डिफरेंट जो है इंटीजर टाइप के या किसी भी वेरिएबल को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं इको की मदद से। अच्छा, इस सब को मैं रिमूव कर देता हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेव एज कर लेते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं फॉर दिस वीक। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स w10.php। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट वन जो फोल्डर है सर्वर के अंदर, उसी में ये फाइल क्रिएटेड होगी। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो पार्ट हम नहीं चाहते हैं, जो अननेसेसरी है फॉर टुडेज लेक्चर, वो हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं वीक 10। और वैम सर्वर मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है। हम अपने ब्राउज़र की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इस फाइल को कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे ये फाइल जो है ओपन करते हैं। हम सबसे पहले लोकल होस्ट इसको ओपन करेंगे और स्लैश प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वन, आई थिंक प्रोजेक्ट वन के नाम से हमने फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये हमारी लास्ट वीक की कुछ एक्टिविटीज रही थी फंक्शंस के हवाले से और डिफरेंट टैग्स के हवाले से। इसके अंदर हमने जो इंडेक्स W10 के नाम से हमने एक फाइल बनाई हुई है, उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अभी उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है,
आपके पास यहाँ पे जो टाइटल हमने उसको एडिट किया था वीक 10 वो नज़र आ रहा है, ठीक है। लर्निंग पीएचपी। हम आज के लेक्चर में भी पीएचपी के डिफरेंट और फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे, किस तरह से उसमें नंबर्स के साथ आप क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं पीएचपी के अंदर, कॉन्स्टेंट्स किस तरह से डिफाइन हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे, इफ एल्स को देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम बेसिक फंक्शनैलिटी को आज कंप्लीट कर लें पीएचपी की, ताकि हम जो नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स होंगे उसमें हम पीएचपी को यूज़ कर रहे होंगे हमारी डेटाबेसेस के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम एसक्यूएल को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ताकि हम पीएचपी प्लस एसक्यूएल दोनों को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये आपका इस वक्त ब्राउज़र है। वापस आते हैं हमारे कोडिंग पार्ट में, और सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास जो नंबर्स डिफाइन होते हैं, जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं, हमने लास्ट वीक में देखा था कि जो वेरिएबल्स हैं वो हम डॉलर साइन के साथ, और ये केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल नेम्स, उनको आप डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक्स के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और हमें ये पता है कि हम इसकी जो डाटा टाइप होती है वो डिपेंडेंट होती है कि आप क्या वैल्यू उसको असाइन करने वाले हैं। अगर आप इसको स्ट्रिंग असाइन करने वाले हैं तो आप इन्वर्टेड कॉमास में इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्स क्या हो जाएगा, हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप का हो जाएगा। अगर सिंपल आप यहाँ पे 2 डिफाइन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का एक्स वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3.5 कर देते हैं, ये लाइक उसी इंटीजर को आप पॉइंट्स में डिफाइन कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि वही आपका जो वेरिएबल है वो फ्लोटिंग टाइप का, फ्लोट टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पीएचपी के अंदर आप डिफाइन नहीं करते हैं डेटा टाइप, बल्कि ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट हो जाती है या गैस हो जाती है, या अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल वो प्रोवाइड हो जाती है आपके कंपाइलर को, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो मज़े की बात है पीएचपी के अंदर कि आपकी जो डाटा टाइप्स कन्वर्जंस हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं, ठीक है। आपको फर्दर जो है वो बहुत ज़्यादा जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम आज देखते हैं कि नंबर्स के अंदर किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये नंबर इंटीजर का है या फ्लोटिंग टाइप का है या किस तरह का है। तो कुछ फंक्शंस जो है वो पीएचपी हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल एक्स इज डिफाइंड एज अ फ्लोट, ठीक है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इंटीजर टाइप का है। उसके लिए एक फंक्शन अवेलेबल है, इज अंडरस्कोर इंट, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना होगा, वेरिएबल पास करना होगा, कौन सा जिसको मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मैं एक्स को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल, ये मुझे क्या बता देगा, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर मुझे ये वैल्यूज बता देगा, ठीक है। अब अगर मुझे इस एक्स की स्टेटस को जानना है कि क्या स्टेटस रहा है, तो एक और फंक्शन इस्तेमाल होता है वेरिएबल डंप, ठीक है। var_dump, ये क्या करता है बेसिकली, ये आपको बता देता है कि इसकी जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने पास की है एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट क्या है। लेट्स सपोज ट्रू और फॉल्स के अंदर ही हमें वैल्यूज मिलेंगी इज इंटीजर की, ठीक है। और उस जो हमें रिटर्न आई है वैल्यू, उसकी डेटा टाइप क्या है। तो वेरिएबल डंप हमें क्या बता देता है, ये हमें बता देता है उसकी वेरिएबल की डेटा टाइप और उसके अंदर क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये बता देता है। हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं अपने, ठीक है। ब्राउज़र के अंदर हम देखते हैं रिफ्रेश करके, तो आप देखें कि आपको ये बता रहा है कि बूलियन फॉल्स, ठीक है। कौन सी लाइन के ऊपर, 12 लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बूलियन फॉल्स आपको नजर आ रहा है कि हम क्या चेक कर रहे थे, हम इंटीजर चेक कर रहे थे। क्या जो वेरिएबल हमने इज इंट मेथड को पास किया था क्या वो इंटीजर है। तो यहाँ पे इसने क्या जनरेट किया, फॉल्स।
और ये हमें क्या बता रहा है साथ में, ये बता रहा है कि उसका डेटा टाइप क्या है, वो बूलियन में बता रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, अब तो ये इंटीजर है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे ब्राउजर के ऊपर आउटपुट क्या आती है। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अभी क्या है, फॉल्स ट्रू हो गई है क्योंकि ये इंटीजर है। ठीक हो गया, वापस अपने कोड पे आते हैं। इसी तरह से आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं, क्या वो इंटीजर है, क्या वो फ्लोटिंग है। ठीक है, और उसके बाद फ्लोटिंग को कैसे चेक कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर को, फ्लोट नंबर को $साइन वाई, वाई वेरिएबल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, 4.5 उसको वैल्यू दे दी है फ्लोटिंग की, और इसको मैंने चेक करना है कि ये फ्लोटिंग नंबर है या नहीं। तो सेम प्रोसेस हम वेयर अंडरस्कोर डम, ताकि ये हमें वैल्यूज बताए। कौन सी वैल्यू, इज अंडरस्कोर फ्लोट। ठीक है, लास्टली हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है पीएचपी की, उसको चेक कर सकते हैं php.net से। ठीक है, और वहाँ से आप इन सारे मेथड्स के बारे में इन डिटेल जो है, आप क्या पैरामीटर्स लेते हैं, क्या रिटर्न करते हैं, क्या मेथड का मकसद क्या है, वो सारी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर लिया है और इसको अब कर लेते हैं चेक ऑन द ब्राउज़र। ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं और देखें कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, लाइन नंबर 15 पे बूलियन ट्रू है। ठीक है, लाइन नंबर 15 के ऊपर हमने इस फ्लोट को चेक किया है और इस फ्लोट वाई को चेक किया है। ठीक है, यहीं पे आप एक्स चेंज कर दें इसको, तो अब ये एक्स की वैल्यू को चेक कर रहा है फॉर फ्लोटिंग वैल्यू, फॉर डेसिमल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें और ये जो ट्रू है ये अब फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये करने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं कि जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी लॉजिक को डेवलप करने में। ठीक है, समटाइम आपको रिक्वायर्ड होगा कि यूजर जो टाइप कर रहा है वो स्पेसिफिक इंटीजर हो, वो फ्लोटिंग नंबर ना हो, पॉइंट्स में ना एंटर करे। तो आप वहाँ पे ये चेक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उस जगह पे, उस पॉइंट पे आप ये वैल्यू को गेट करके तो ये चेक कर सकते हैं कि यूजर ने जो एंटर किया है वो इंटीजर है, फ्लोटिंग है। उसके अकॉर्डिंग आप यूजर को मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं इफ ही इज एंटरिंग, या कोई गलत नंबर वो एंटर कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अच्छा, सिर्फ हमें यही चेक करना हो कि एक्स क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम ये चेक करते हैं कि सिंपल एक्स क्या है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे अपने जाते हैं वापस, रिफ्रेश करता हूँ। क्या बता रहा है, एक तो उसकी वैल्यू, साथ में क्या है, उसका डेटा टाइप बता रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने कोई भी फंक्शन पास नहीं किया है। ठीक है, हमने सिंपल उस वेरिएबल को सेंड किया है। यहाँ पे ये जो मेथड्स हम मैंने पास किया हुए फॉर वेरिएबल डम्प को, वो भी बेसिकली क्या करते हैं, वो एक रिटर्न करते हैं डाटा टाइप। किस डाटा टाइप को रिटर्न करते हैं, वो एक बुलियन डाटा टाइप को रिटर्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी वेरिएबल के अंदर हमने सेव नहीं करवाया और उसको डायरेक्ट हम वेरिएबल डम्प के अंदर सेंड कर रहे हैं, और वो हमें फिर बता रहा है कि ये क्या है। ठीक है, इसी तरह से इस वेरिएबल का भी हमने
स्टेटस मालूम किया है कि ये जो वेरिएबल है ये यूज़र ने किस डाटा टाइप का डिफाइन किया है और उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं यहाँ पे। मैं क्योंकि इसको अरेज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए एज अ रेफरेंस रहें, दोबारा से हम अगर ये डिफाइन कर दें x 59, तो हम एक मेथड यूज करते हैं इज न्यूमेरिक। इज न्यूमेरिक क्या करता है बेसिकली, ये इस्तेमाल होता है चेक करने के लिए कि जो वेरिएबल है वो न्यूमेरिक है या नहीं है। ठीक है, और ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है ट्रू अगर वो वेरिएबल नंबर्स का है, ये या वो स्ट्रिंग का है तो वो फॉल्स। तो वो क्या करता है, अगर चेक करता है कि उस वेरिएबल के अंदर या तो नंबर्स हैं या स्ट्रिंग फॉर्म में नंबर्स हैं। ठीक है, तो नंबर्स होना या स्ट्रिंग फॉर्म में नंबर्स होना दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने एक्स को डिफाइन किया, हम यहाँ पे वाई $वाई सॉरी जी को डिफाइन करते हैं विद सेम 59। ठीक है, तो अब हमारा जो एक्स है वेरिएबल वो बेसिकली इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और जो हमारा जी वेरिएबल है वो हमारी स्ट्रिंग है। अब मुझे ये चेक करना है इस न्यूमेरिक मेथड को यूज करते हुए कि क्या एक्स और जी न्यूमेरिक हैं। तो दोनों केसेस में न्यूमेरिक हैं, क्योंकि वो चाहे इंटीजर हो या आपका स्ट्रिंग में नंबर्स हो, तो वो दोनों वैलिड होते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं हम एक्स में, और सिमिलरली हम वाई के लिए भी इसी तरह से फंक्शन कॉल कर लेते हैं, सॉरी जी के लिए। और एक और वेरिएबल बाद में हम डिफाइन करते हैं जिसमें हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ कुछ अल्फ़ाबेट्स रख देंगे और उसको चेक कर लेंगे कि क्या वो न्यूमेरिक है या नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुए न्यूमेरिक के, उसको करेक्ट कर लेते हैं, इट्स न्यूमेरिक। ठीक है, दोबारा से अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। एरर क्या आ रहा था, आपने कॉल की है अनडिफाइंड फंक्शन को ये। ठीक है, तो उससे आइडिया हो जाता है आपको कि देयर माइट बी सम मिस्टेक। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या चेक कर रहे थे, एक्स को। सेकंड केस में हम क्या चेक कर रहे हैं, जी को, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो दोनों केसेस में क्या है कि वो न्यूमेरिक है। अगर हम जो जी है स्ट्रिंग हमारी, उसमें अल्फाबेट्स रख देते हैं ए बी सी सपोज। इसको सेव करके चेक करते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे आपका जो सेकंड रिजल्ट है ऑन लाइन 23rd, वो चेंज हो गया है टू फॉल्स, क्योंकि वो एक न्यूमेरिक नंबर नहीं रहा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब x जो है वो क्या है, आपका न्यूमेरिक इंटीजर है, और ये आपकी स्ट्रिंग है जो कि अल्फाबेटिक है। ठीक है, इसमें हम कर देते हैं 37, और 37 को एट द एंड क्या कर देते हैं, $साइन ए, एक ए के नाम से वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसमें क्या करते हैं, $साइन एक्स प्लस $साइन जी कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मैं एक्स को जी के साथ ऐड कर रहा हूँ, और उसमें क्या करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं।
फॉर द स्टेटस ऑफ न्यूमेरिक। ठीक है, ब्राउजर के ऊपर आते हैं वापस। रीलोड करता हूँ। ठीक है, इस केस में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं अल्फ़ाबेट्स को ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट्स डिफाइन करता हूँ ABC, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ब्राउजर के ऊपर आके दोबारा से रीलोड करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, आप एक अल्फ़ाबेट को कैसे उसके अंदर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं न्यूमेरिक के अंदर। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट्स वो ऐड नहीं हो सकते आपके नंबर्स के साथ। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, a non-numeric value encountered in this। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें कास्टिंग करनी हो, कास्टिंग से मुराद एक स्ट्रिंग को वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो, सॉरी, एक स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कमेंट कर देते हैं। मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, स्लैश स्टैटिक, जे स्टैटिक, फिर स्टैटिक और स्लैश। ठीक है, तो ये मल्टीपल लाइंस को क्या करता है, कमेंट कर देता है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 4.5 है ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक मेथड है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं y को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कास्ट अंडरस्कोर y। ठीक है, यानी कि मैंने y को कास्ट किया है, और इसमें क्या वैल्यू आएगी मेरी, वो वैल्यू आएगी y की ही। ठीक है, $y। लेकिन कैसे आएगी, मैं इसको कास्ट करूंगा। कास्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी देखा, आप सभी नहीं है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन मेजॉरिटी जो CS4 की है वो ज़रूर है। तो आप यहाँ पे साथ में ये मेंशन कर देते हैं। ये क्या करता है कि आपके वेरिएबल को, उसकी टाइप को कास्ट कर देता है इन द रिक्वायर्ड वन। आपकी रिक्वायर्ड क्या थी, इंटीजर में, ये फ्लोटिंग है, आप चाहते हैं इस फ्लोट को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, तो आप क्या करेंगे, उसको इस तरह से कास्ट कर लेंगे। इसको मैं इको कर लेता हूँ, किसको, कास्ट वेरिएबल को अंडरस्कोर वाई। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। रिफ्रेश करता हूँ, इसके बाद रिजल्ट आएंगे। ठीक है, क्या है, 4, जो मैंने इको किया है कास्ट अंडरस्कोर वाई, उसकी क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, 4। ठीक है, हालांकि मैंने जो एक्स डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया था, 4.5। ठीक है, वापस अपने एडिटर में आते हैं। हमने डिफाइन क्या किया था, वाई को 4.5 डिफाइन किया था, और फिर हमारे पास, हमने इसको कास्ट कैसे किया, हमने यूजिंग दिस मेथड के, आप छोटी ब्रैकेट्स को यूज करते हुए और साथ में डाटा टाइप लिख देते हैं, तो वो क्या करता है कि उस डाटा टाइप को कास्ट कर देता है जिसमें आप रिक्वायर्ड होती है। लेट्स सपोज आपके पास एक वेरिएबल है z, जो कि आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, और स्ट्रिंग की फॉर्म में आपके पास डाटा रिसीव हुआ है जो कि नंबर्स फॉर्म में है। ठीक है, ये डाटा रिसीव हुआ है आपके पास, और आप इसको टाइप कास्ट करना चाहते हैं इन इंटीजर, तो आप क्या करेंगे, इस वेरिएबल को असाइन करेंगे कास्ट वाई को,
यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा, अदरवाइज वाई भी रहने दूंगा तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं इसको कहीं और यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जी सिर्फ इसलिए करना चाह रहा था कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जी के लिए है, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल के, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं ऑन आवर ब्राउजर। ठीक है, वो पॉइंट्स वाले जो वैल्यू है वो खत्म हो गई है क्योंकि उसको हमने इंटीजर में कास्ट किया है। लेकिन अभी जो कास्टिंग हुई है वो कहाँ से कहाँ हुई है, फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर हुई है, ठीक है। और पहले जो हमने कास्टिंग की थी वो फ्रॉम फ्लोटिंग पॉइंट टू इंटीजर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं पीएचपी के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में, सॉरी कोडिंग पार्ट में ही है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम इको करते हैं एक बेसिक फंक्शन जो कि सब जानते हैं, पाई, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं हम, एक नया वेरिएबल डिफाइन करें विद बी, जिसको हम वैल्यू असाइन कर दें क्या, जिसको हम एक फंक्शन कॉल करें पाई के नाम से। और इसमें ऑलरेडी पाई की वैल्यू जो 3.1416 होती है राउंड ऑफ करके, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब हमने इको क्या करना है, हम इको करेंगे डॉलर साइन बी को। तो ये आपकी वैल्यू जो पाई के अंदर है वो डिस्प्ले कर देगा। हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यूज़ आपको दिखा रहा है। मैं जो लास्ट हमने टाइप कास्ट किया है उस इको को कमेंट कर देता हूँ ताकि पाई की जो वैल्यू है वो विजिबल हो। ठीक है जी, 3.1416 जो भी वैल्यू है पाई की वो आपको नज़र आ जाती है। दूसरा, मैथमेटिक्स में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप बहुत सारे ऑपरेशन हैं जिनमें से ये कुछ ऑपरेशन हैं जो कि बेसिकली हम यूज़ करेंगे माइट बी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, जो कि हम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हम करेंगे। आपके पास एक अरे है, ठीक है। और उस अरे के अंदर आप मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसका एक तरीका क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं सी। ये मैं वेरिएबल्स ए बी सी डी सिंपल रख रहा हूँ, आप कोई भी रख सकते हैं नाम, वाजिया कर में भी मिनी मिनी करके रख सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे आप कि आपके पास एक नंबर्स की अरे है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, 3, 6, 1, 8, 0, लेट्स सपोज ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं कि इसमें से मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, MIN के नाम से एक मेथड है, उस मेथड को आप ये नंबर्स जो हैं वो, ये अरे कह लें, ये इन अरे फॉर्म आप उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी मिनिमम के, इस अंदर, इसके अंदर आ जाएगी मिनी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और इस मिनी को हम क्या करेंगे, हम इको करवा देंगे विद डॉलर साइन MINI, ठीक है।
सेव कर लेते हैं और इसको हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसके साथ ही अटैच हो जाएगा, तो हमें जो है ना वो नेक्स्ट लाइन का इको ज़रूर करवाना है, ताकि जो भी रिजल्ट्स हमारे पास आए वो इन अ सेपरेट लाइन आए। ठीक है, तो हम इको करवा देते हैं इन अ स्ट्रिंग, क्या चीज़, बी आर, जो कि नेक्स्ट लाइन है। ठीक है, अब हम अपने ब्राउज़र पे दोबारा आके रिफ्रेश करते हैं उसको। तो ये जो ज़ीरो है ये बेसिकली उस अरे के अंदर से या उस उन नंबर्स के उन सेट ऑफ नंबर्स के अंदर में से सबसे छोटा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने मैक्सिमम फाइंड करना है तो मिनिमम के साथ एक मैक्स, मैक्स के नाम से मेथड अवेलेबल है, हम इसमें मैक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, और साथ में हम क्या करते हैं, इको करवा देते हैं, क्या चीज़, न्यू लाइन, और यहाँ पे हम इको करवा देते हैं मैक्सी। ठीक है, सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे वापस जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब अगर हम दोबारा से देखें, हमारे पास जो रिजल्ट हैं मिनिमम 0 है और मैक्सिमम क्या है, 8 है। और जो हमने सेट ऑफ नंबर्स पास किए हैं उसके अंदर मैक्सिमम 8 है और मिनिमम क्या है, 0 है। ठीक है, इसी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी हो, मैं यहाँ से फर्दर दोबारा से क्या करता हूँ, इसको कमेंट को ऊपर ले आता हूँ ताकि यहाँ से नीचे जितना भी है वो सारा हाइड हो जाए। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं कमेंट करना, ठीक है, सॉरी, आप चाहते हैं टू फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ जाता हूँ कि आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दें, ए बी, ए बी एस। ठीक है, और मैं क्योंकि ए बी एस डायरेक्टली क्यों नहीं लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो मेथड्स के अंदर और नामों के अंदर, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ एग्जैक्टली लिखना, क्योंकि मेथड के नाम भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी हम मिनी को मिन कर सकते थे और मैक्सी को मैक्स कर सकते थे, तो माइट भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है मिनी और मैक्स, और ये सॉरी मिन और मैक्स, और यहाँ पे जो मिनी और मैक्सी लिखे हुए हैं ये वेरिएबल नेम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से एब्सोल्यूट के लिए एब्सो जो है वो मैं वेरिएबल नेम यूज कर रहा हूँ, किस किस चीज के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप कोई भी माइनस के अंदर वैल्यूज डिफाइन करते हैं 7.2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उसको हम ऑलरेडी एक वेरिएबल के अंदर सेव करवा चुके हैं। इसको सेव करने के बाद हम करते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश। ठीक है जी, आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी 7.2 वो अवेलेबल है। इसी तरह से स्केयर रूट ले सकते हैं, आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। जो राउंड ऑफ है वो बेसिकली आपको पता है कि पॉइंट यानी कि 5 से
नीचे नीचे जो है लोएस्ट वैल्यू की तरफ राउंड ऑफ होता है, और 0.5 से अबव के लिए अपर वैल्यू के लिए राउंड ऑफ होता है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, रैंडम नंबर्स जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं, अपने एडिटर के पास आते हैं दोबारा से, और यहाँ पे इको कर देते हैं नेक्स्ट लाइन, और वेरिएबल डिफाइन करते हैं कोई x का, और उसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे सभी के लिए। ठीक है, x इक्वल्स, इसमें वैल्यू आप देते हैं कोई, लेट्स सपोज 4, हम 4 का स्क्वायर रूट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ठीक है, 2 ज़रबे 2 4 होते हैं। तो हम यहाँ पे SQRT स्क्वायर रूट के नाम से फंक्शन अवेलेबल है, $x। ठीक है, ये हमें क्या देगा? ये हमें हमारे x का स्क्वायर रूट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे SQ के नाम से मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, और इसको मैं इको कर लेता हूँ, इको $SQ। ठीक है, सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आपने ये लिखना हो कि द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो आप कैसे लिखेंगे? अब आपके पास क्योंकि इस वेरिएबल का भी वैल्यू है, और आपके पास स्क्वायर रूट के भी वेरिएबल की वैल्यू है, तो आप क्या लिखेंगे? द स्क्वायर रूट ऑफ $, क्या? x, यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? इज $, क्या? ठीक है, सेव करें और ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आपका कनकैटिनेशन के साथ भी है। तो प्रेफरेबल कौन सा है? कनकैटिनेशन वाला। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहती कि आप किस तरह से जो है वो वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देन द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। और इसी तरह से अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, आप किसको राउंड ऑफ करेंगे? हम 4 को ही राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ 4 जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं 4.49। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर देते हैं, ROUN इक्वल्स, क्या करना है मुझे? ROUND राउंड के नाम से फंक्शन है, उस फंक्शन में मुझे इस वेरिएबल को पास कर देना है सिंपली। ठीक हो गया? अब जो है मैं इसको इको कर देता हूँ। अब देखें कि 4.49 किस में कन्वर्ट होता है, किस तरफ राउंडेड होता है? तो इट शुड बी 4, क्योंकि ये 49 लेस देन 0.5 है। ठीक है, तो ये 4 कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यू को 4.51 कर देता हूँ, तो अभी देखें कि ये राउंड ऑफ हो जाएगा 5 पे। रिफ्रेश, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? राउंड ऑफ कर सकते हैं नंबर्स को। और अगर आप चाहते हैं कि कोई रैंडम नंबर जनरेट करवाएं आप, तो
यहाँ पे हम RANDM, ठीक है, इक्वल्स रैंडम नंबर के लिए भी RAND का फंक्शन है जो क्या करता है कि रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। अभी पहले सिर्फ इसको यूज करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या नंबर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। आपके पास एक इंटीजर टाइप का रैंडम नंबर जनरेट हुआ है, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब इस रैंडम नंबर की हमने क्या किया है कि कोई रेंज नहीं बताई। जब आपने कोई रेंज नहीं बताई होती तो रैंडम नंबर्स जो है ना वो रैंडमली जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, जितना इस इंटीजर टाइप की स्पेस होती है। ठीक है, अगर आप लिमिट करना चाहते हैं कि मैं जो रैंडम नंबर्स हैं बेसिक वो 1 से लेके 10 तक हों, ठीक है, तो आप इसी रैंडम फंक्शन के दो पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब रैंडम खाली भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन रैंडम फंक्शन को आप विद लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू डिफाइन करके भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड क्या है, ओवर रिटर्न है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 1 से 10। तो अब आपके पास जितने भी रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे वो 1 से 10 के दरमियान में यूज होंगे। ठीक है, जितनी बार भी ये पेज रिफ्रेश होगा एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इन आवर PHP। ठीक है, कांस्टेंट होता क्या है पहले तो, कांस्टेंट इज एन आइडेंटिफायर फॉर अ सिंपल वैल्यू। ठीक है, आइडेंटिफायर है या ये किसी भी वैल्यू का, सिंपल वैल्यू का आइडेंटिफायर है। द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट। जब तक वो स्क्रिप्ट रन हो रहा है, जब तक वो PHP की लैंग्वेज रन हो रही है सर्वर पे, उस कांस्टेंट को नहीं हम छेड़ सकते। ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अ वैलिड कांस्टेंट नेम स्टार्ट्स विद ए लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, जो वैलिड कांस्टेंट नेम्स हैं वो एक लेटर के साथ या अंडरस्कोर के साथ जो है वो स्टार्ट होते हैं। और आइए देखते हैं कि हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक कांस्टेंट नंबर को। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, सभी को कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम डिफाइन करना चाहते हैं एक ऐसा वेरिएबल, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम यूज कर सके एज अ कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स सपोज आपके इंस्टीट्यूट का नाम है, तो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है रिफा। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। आप चाहते हैं कि ये जब तक आपकी ये जो PHP का स्क्रिप्ट है ये चलता रहे, जब तक आपकी ये जो वेबसाइट है तब तक क्या हो, उस स्क्रिप्ट की रनिंग के दौरान ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। आप यूज करेंगे डिफाइन। ठीक है, डिफाइन मेथड को यूज करेंगे और डिफाइन क्या करता है जी, डिफाइन दो पैरामीटर्स लेता है। एक पैरामीटर वेरिएबल का नाम होता है, दूसरा पैरामीटर क्या होता है, दूसरा पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, रिफा इंटरनेशनल कॉलेज, और इसके अंदर इसका नाम क्या होगा जी, इसका हम रख देते हैं इंस्टीट्यूट। इसका नाम इंस्टीट्यूट रख देते हैं।
कॉमा के साथ हम सेपरेट कर देंगे हमारे वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। अब इको करते हैं। इको किसको करना है, हमने इंस्टीट्यूट को करना है, ठीक है। तो आई कैपिटल रखा हुआ है मैंने, सेम एज जैसे मैं वेरिएबल का नाम रखा हुआ है वैसे ही इस्तेमाल करूंगा। और इसको चेक करते हैं अपने ब्राउजर में। रीलोड, ठीक है। तो रिफा इंटरनेशनल कॉलेज जो है वो आपका कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अगर यहाँ पे मैं इसको आई को स्मॉल कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, आपके पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या कहता है, यूजर यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट क्या है, वो बता रहा है कि एक कांस्टेंट है इंस्टीट्यूट के नाम से, लेकिन वो अनडिफाइंड है। ठीक है, एज्यूम्ड इंस्टीट्यूट, जो भी एरर बता रहा है ये फ्यूचर वर्जन ऑफ पीएचपी। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे जो वार्निंग है ना, फर्स्ट फ्यू लेटर्स वो पढ़ने वाले हैं कि अनडिफाइंड कांस्टेंट है इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि जो फर्दर वर्जन्स ऑफ पीएचपी है उसमें जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, वो एरर दिखाएगा। हम वापस आते हैं अपने कोड पार्ट में। तो आपके ये जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, आप जो कांस्टेंट डिफाइन करते हैं वो भी केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, आपको अकॉर्डिंगली डिफाइन करने की या उनको अकॉर्डिंगली यूज करना होता है जैसे आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये ग्लोबल होते हैं। ठीक है, आप इनको कहीं भी रीच कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि हमने सी प्लस प्लस के अंदर भी बनाया था। फंक्शन, सॉरी, फंक्शन। ठीक है, उसका नाम लिख देते हैं आवर फंक्शन, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इको कर देते हैं। ठीक है, ये जो हम बाहर इको कर रहे थे हम इसको इसके अंदर इको कर देते हैं। और बाहर हम कॉल कर लेते हैं आवर फंक्शन को। ठीक है, लें जी, हमने क्या किया, एक कांस्टेंट डिफाइन किया, फिर एक फंक्शन बना दिया जिस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, इको प्रिंट होगा। सबसे पहले तो इसको हाइड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी जो है ये आपका कांस्टेंट प्रिंट होता है, क्योंकि अब हमने इको को कहाँ डिफाइन किया है, उस मेथड के अंदर, उस जो नया फंक्शन हमने बनाया माय फंक्शन के नाम से उसके अंदर। ठीक है, तो जब तक हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक वो प्रिंट नहीं होना चाहिए, जो कि सिंपल लॉजिक समझने के लिए। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसको इको करना चाहिए किसको, इंस्टीट्यूट को, जो कि हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये इको कर रहा है। तो फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लें कि आप फंक्शन लिखते हैं, साथ में फंक्शन की नाम लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, और फिर करली ब्रेसिस के साथ आप क्या करते हैं, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है आप उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ऑपरेटर्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं आपकी पीएचपी के अंदर। ठीक है,
हमने सी प्लस प्लस में भी ये ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, इक्वल साइन है, ठीक है, इक्वल्स प्लस, इक्वल माइनस, और इसी तरह के मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ भी थे, ठीक है। और इसी तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, आपके कंपैरिजन के लिए लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये सारे ऑपरेटर्स आपने पढ़े हुए हैं, तो इनको दोबारा से डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन सभी को जो है ना करना, मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद से इसको देखें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, आप उनको रिवाइज कर लें तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एडिशन साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जी, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इको करवा देते हैं, यहाँ पे इको करते हैं क्या चीज़, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं जी? वो होते हैं जी, हमारे पास प्लस का साइन होता है, कॉमा नेगेटिव का साइन होता है, कॉमा मल्टीप्लाई का साइन होता है, कॉमा डिवीजन का साइन होता है, साथ में एक ये साइन होता है, ये किस चीज़ का होता है जी? मॉडुलस का होता है, ठीक है। और अगर आपने एक्सपोनेंशियल को लेना हो तो आप क्या करते हैं, आप डबल मल्टीप्लाई साइन को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंशियल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह मुझे देखना है कि आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से हैं, तो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स में सबसे पहले इक्वल साइन आ जाता है, फिर क्या आता है जी, प्लस इक्वल्स, ठीक है। ये क्या करता है, सिंपली अगर लिखा हो x, ऐसे लिखा हो x प्लस इक्वल्स वाई, तो x इक्वल्स x प्लस वाई, इसका मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आ जाता है जी, इसी तरह माइनस इक्वल्स आ जाता है, मल्टीप्लाई इक्वल्स आ जाता है, डिवाइड इक्वल्स आ जाता है, ठीक है। और मॉडुलस के साथ भी आ जाता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हमने देखे हुए हैं हमारे सी प्लस प्लस के अंदर भी, ठीक है। इसके बाद कंपैरिजन के ऑपरेटर्स आते हैं। कंपैरिजन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल, डबल इक्वल्स को यूज करते हुए, और ट्रिपल इक्वल्स भी होता है, 3 टाइम्स हम इक्वल साइन डालते हैं, वो हम आइडेंटिकल सेम टाइप डेटा टाइप को जज कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों साइड पे डेटा टाइप्स भी सेम है, ठीक है। और जो सिंगल डबल इक्वल्स होता है, लाइक ये इक्वल साइन होता है, ठीक है, डबल इक्वल जिसको हम लिखते हैं, ये चेक करता है वैल्यूज को। अगर आप 3 टाइम्स इक्वल लिख देंगे तो ये डाटा टाइप्स को वेरीफाई करेगा कि दोनों की जो डाटा टाइप है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। एंड नॉट इक्वल्स, एक्सप्लेनेशन साइन और साथ में क्या है, इक्वल साइन आ जाता है, नॉट इक्वल्स, ठीक है। नॉट इक्वल्स जो ना मल्टीपल टाइप्स तरह से यूज कर सकते हैं आप, ये भी नॉट इक्वल्स है, ठीक है, और ये भी नॉट इक्वल है। इस नॉट इक्वल में और जो पहले हमने एक्सप्लेनेशन साइन और इक्वल, इसको और इसमें, ये जो दोनों अंडरलाइंड है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जिस तरह से इन दोनों में फ़र्क है ना, कि ये वैल्यूज़ को देखता है और ये क्या करता है, ये आपके डेटा टाइप को देखता है, इसी तरह ये वैल्यूज़ को देखेगा, ये डेटा टाइप्स को देखेगा, ठीक है। साथ में आपके लेस देन साइन आ जाता है, लेस देन इक्वल्स आ जाता है, ग्रेटर देन साइन आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स आ जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस प्लस साइन, माइनस माइनस साइन, ठीक है। ये आप लोग बड़ी अच्छी से जानते हैं, प्लस प्लस एक्स, ठीक है, डॉलर एक्स, सॉरी ये प्लस प्लस है। और इसी तरह से प्लस प्लस जो है वो बाद में भी आता है, उसको क्या कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये बड़ी अच्छी तरह हमने इसको प्रैक्टिस किया हुआ है सी प्लस प्लस के अंदर, कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो पहले होता है, एक में प्री इंक्रीमेंट होता है, एक में पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो जिसमें प्लस प्लस साइन पहले आ रहा है वो प्री इंक्रीमेंट है, और जिसमें प्लस प्लस साइन बाद में आ रहा है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। इसी तरह से आपके माइनस साइंस भी होते हैं, ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है। और अगर मुझे प्री डिक्रीमेंट करना है तो मैं माइनस माइनस पहले आएगा, फिर मेरा वेरिएबल का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरे इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, एंड, और, नॉट, ये सारे आपके क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पीएचपी के अंदर जो है वो एक्सॉर भी है, ठीक है। आप एंड किस तरह से लिखते हैं, आप एंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका एंड ऑपरेटर है। इसी तरह से आप एंड, ए एंड डी एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और को कैसे लिख सकते हैं जी, और जो है वो आपकी बार्स होती हैं दो, ठीक है, स्ट्रेट, और या फिर आप क्या लिख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी तरह से नॉट के लिए क्या करते हैं यूज, आप एक्सप्लेनेशन साइन जो है ना उसको यूज करते हैं फॉर नॉट, ठीक हो गया। और एक्सोर इसके साथ यूज करते हैं, एक्सोर के लिए आप एक्सोर ही लिखते हैं। और एक्सोर क्या करता है कि एक्सोर बेसिकली दो को तब आपको ट्रू जो है रिटर्न करता है जब दोनों साइड पे कोई एक जो है वो ट्रू होती है, ठीक है। जब दोनों सेम होते हैं तो आपको फॉल्स जो है ना वो रिटर्न करता है, ये आपने डीएलडी के अंदर पढ़े हुए हैं, एक्सॉर, ठीक है। तो सेम वही आपको आउटपुट्स जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेटर आ जाता है जो कि कंकैटिनेशन है। आ, आप कंकैटिनेट करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को, तो आप डॉट्स यूज करते हैं, ठीक है। और दो स्ट्रिंग्स क्या होती हैं वो कंकैटिनेट हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से आप अरेज यूज करते हैं। अरेज के ऑपरेटर्स हैं वो भी सिमिलरली इसी तरह के हैं, प्लस साइन है, दो रेस को यूनियन करना, यानी कि दो अलग से सेट बने हुए हैं, दोनों सेट को यूनियन करना, यानी कि सेट ए और सेट बी दोनों के सेट्स को आप यूनियन कर लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने सी प्लस प्लस के अंदर एक और ऑपरेटर पढ़ा था जिसको हम कहते थे यूनरी ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन मार्क और क्या होता है, क्वेश्चन मार्क और डबल डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इफ एल्स बेसिकली यूज होता है, अगर इस फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स इक्वल्स वाई, देन क्या हो, इको यस,
और फिर क्या हो, एल्स इको नो। तो ये आपका क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। आपका इफ एल्स है, सॉरी इट्स नॉट यूनरी, इट्स टर्नरी, यानी कि तीन इसके जो है ना वो वेरिएबल्स आते हैं इसके, यानी कि तीन साइड पे वैल्यूज आती हैं इसकी। एक, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्वेश्चन मार्क के बाद, और फिर तीसरी वैल्यू आपकी लास्ट पे आती है, ठीक है। तो इसको ट्रिनरी ऑपरेटर कहते हैं बेसिकली, जिसमें आप तीन वैल्यूज जो है ना वो मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इफ एल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें मुख्तलिफ तरीक़ों से। बल्कि हम अभी जो इफ एल्स हैं उसमें भी देखेंगे, इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके देखेंगे। इसी तरह हम स्विच अब आज देखेंगे और लूप्स को देखेंगे, तो हम उन सभी में भी इन्हीं को जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को, और इन ऑपरेटर्स की मदद से ही हम फर्दर जो है वो अपना काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इन सब को दोबारा से कमेंट कर देता हूँ और इन सब को नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि मेरे पास स्पेस क्रिएट हो जाए। हम इस क्लास के अंदर इफ एल्स को डिस्कस कर लें, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारी फर्दर चीज़ें जो है उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इस क्लास के लिए लास्ट टॉपिक जो है ना वो इफ एल्स है। इफ एल्स को आप कैसे यूज करते हैं? इफ एल्स जब आपने डिसीजन करना होता है कि अगर ये तो ऐसा करो, अगर नहीं तो वैसा करो, ठीक है। जहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम को फ्लो, आपने अपने प्रोग्राम को पाथ डिफाइन करना होता है कि वो किस तरफ फ्लो करे, ठीक है। अपने वेब पेज को जो है वो किस तरह से लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन हु एंटर्ड द डेटा इज फीमेल, तो उसको फीमेल से रिलेटेड जो है ना वो प्रोडक्ट्स दिखाएं, ठीक है। इफ दैट पर्सन इज मेल, तो आप मेल के हवाले से प्रोडक्ट्स दिखाएं, और मेल की जो है वो मेंस की एसेसरीज दिखाएं, मेंस की जो है वो क्लोथिंग दिखाएं, मेंस के शूज दिखाएं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरह आप इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। अब उसका जो सिंटैक्स है वो कैसा सिंटैक्स है? सिमिलरली सेम सिंटैक्स आपने जो है वो सी प्लस प्लस में भी पढ़ा हुआ है। इफ, ठीक, आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को यूज करते हैं, और यहाँ पे आप एल्स यूज कर लेते हैं। एल्स, ये सिंपल जो है सिंटैक्स है आपके इफ एल्स का, ठीक है। आप अकेला इफ भी यूज कर सकते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट रन होगा, ठीक है। इफ एल्स कब यूज करते हैं? जब आपने दोनों ऑप्शंस को यानी कि इफ यस ये करे, इफ नो ये करे, ठीक है, तब आप इफ एल्स को यूज करते हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी गेम के लिए टॉस कर रहे हैं, ठीक है, टीम ए और टीम बी। आप कंपेयर कर लेते हैं, इफ द टॉस विन बाय टीम ए, तो आप क्या करते हैं कि उसको टर्न दे देते हैं टीम ए को, एल्स क्या करते हैं, टीम बी को टर्न दे देते हैं, तो तब आप इफ एल्स यूज करते हैं। इसके बाद एक और इसकी वेरिएशन आती है कि आप इफ एल्स यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, उस केस के अंदर आप यहाँ पे एल्स के साथ एल्स इफ लगाते हैं, ठीक है। और एल्स इफ लगाने के बाद आपको दोबारा से कोई कंडीशन वेरीफाई करनी होती है, और लास्ट पे आप एल्स लगा के लास्ट कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होता है, इसको कहते हैं इफ एल्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या करती हैं, ये तीन तरह के कोड्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो आपका एल्स इफ है, ये मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। एक इफ, मल्टीपल एल्स इफ, और एक ही एल्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल उसको करते हैं, और फिर जो है फर्दर
आप लोगों की क्वेरीज जो हैं उसको लेते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास एक डेट का फंक्शन है, उसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कैसे? हम डिफाइन कर देते हैं एक वेरिएबल $x इक्वल्स डेट के नाम से हमारे पास फंक्शन है जो कि हमें आवर्स के अंदर वैल्यू रिटर्न कर दे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने यूजर से जो कुछ इनपुट लिया, अगर वो इनपुट उसने किया फॉर एग्जांपल 10, ठीक है, एक्स में हमने 10 रख दिया, और यहाँ पे हम चेक करवाना चाहते हैं कि अगर जो हमारा $x वेरिएबल है इज लेस देन 20। अच्छा जी, इस वेरिएबल को आप क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन ये चेक लगा सकते हैं कि क्या ये वेरिएबल 20 से कम है, ठीक है। अगर ये 20 से कम है तो क्या करे, ये इको कर दे द एंटर्ड और द वैल्यू इज लेस देन 20, ठीक है। अदरवाइज क्या करें, हम इस केस को डिस्कस नहीं करते अभी, हमारा जो इफ एल्स है। अदरवाइज क्या करे जी, अदरवाइज सिंपली कह दे कि जी ये 20 से बड़ी है, ठीक है। इको कर दे द वैल्यू इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाके चेक करते हैं। जो एंटर किया हुआ था वो क्या था, 10, ठीक है। द वैल्यू इज लेस देन 20, ठीक है। तो आपका जो इफ पार्ट है वो जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप जो हम डेट के सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें डेट जो है उस मेथड को कॉल कर लेते हैं जो कि आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग ही कंपेयर करना होगा। लेट्स सपोज 15, ओके। अगर आपका एक्स जो है, जो जो भी टाइम आपके पास करंट आएगा सिस्टम का या सर्वर का, वो अगर 15 से कम है तो प्रिंट करवा दे द टाइम इज लेस देन 15। 15 क्या है जी, आवर्स है। और यहाँ पे भी आप मेंशन करते हैं 15 आवर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि जो भी टाइम हमारे पास आएगा सिस्टम का उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी। तो टाइम किस में आ रहा है, घंटों की शक्ल में एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रही है, द टाइम इज ग्रेटर देन 15 आवर्स, ठीक है। तो जो भी टाइम हमारे पास आ रहा है वो टाइम हमारा 15 घंटों से ज़्यादा का है, ठीक है। और साथ में ये इको भी करवाते हैं कि क्या टाइम आ रहा है इस वक्त, ठीक है। $x साथ में $x आ जाएगा। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश रीलोड करते हैं। आपको जो टाइम आ रहा है वो 23 आ रहा है, ठीक है। और इस वक्त क्या है, द टाइम इज ग्रेटर देन 15 आवर्स, इसलिए जो है आपका एल्स पार्ट रन कर रहा है क्योंकि एक्स के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो 23 आ रही है, ठीक है। इसे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ये डिफाइन कर सकते हैं कि आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है वो
यूज़र को रिक्वायर्ड स्ट्रिंग्स दिखा सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग या गुड नाइट। तो आप यूज़र को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिंग्स या डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इफ एल्स जो है वो हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अपने ऑन पे कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इफ एल्स और एल्स की एक एग्जांपल देखना चाहते हैं तो उसके केस में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक और केस चेक कर लेते हैं। अगर टाइम इज लेस देन 10 और यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं इफ टाइम इज लेस देन 20 और साथ में एंड ग्रेटर देन 11, ठीक है। 10 भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो क्या करे कि वो प्रिंट कर दे इज लेस देन 20, ठीक है। यहाँ पे लेस देन 10 आ जाएगा और लास्ट पे आपका एल्स पार्ट आ जाएगा जिसमें आप इको करवा दें द टाइम इज ग्रेटर देन 20 आवर्स, ठीक है। और साथ में आपका टाइम आप प्रिंट करवा लें। इसको करते हैं हम सेफ और ब्राउज़र पे चेक करते हैं एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपका एल्स पार्ट ही रन करेगा अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आपके पास आ रहा है 23। द टाइम इज ग्रेटर देन 20 आवर्स, ठीक है। द टाइम इज नाउ ग्रेटर देन 20 आवर्स जो आपका एल्स पार्ट है। अच्छा, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को क्लोज करें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फर्दर स्विच के हवाले से, लूप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शन कैसे बना सकते हैं। मेनली इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।